हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आज के प्रीमिक्स में जो हम आपके एमसीक्यूज डिस्कस करने जा रहे हैं वो आपके पॉलिटी से रिलेटेड है। तो आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। यहाँ पूछ रहे हैं आपसे कि जो नेशनल रजिस्ट्री ऑन सेक्स ऑफेंडर्स है आपका कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है। चार ऑप्शन दी गई हैं। पहली ऑप्शन में कह रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, सेकंड में कह रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, थर्ड में कह रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, या फोर्थ में कह रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पेंशन एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस। सिंपल सा क्वेश्चन है, चार ऑप्शंस यहाँ दी गई हैं। तो वीडियो पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पर आपकी करेक्ट ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो जो आपकी नेशनल रजिस्ट्री ऑन सेक्स ऑफेंडर्स है, बेसिकली इसमें आपके सभी उन कन्विक्टेड लोगों के नाम रहते हैं जिन्हें अरेस्ट किया गया था या जिन पर चार्जेस हैं ऑफ रेप, गैंग रेप, चाइल्ड सेक्स अब्यूज एंड ईव टीजिंग। और ये जो डेटाबेस है आपका, इसकी जो वैल्यू है वो आपकी 1 मिलियन नेम्स क्रॉस कर चुकी है। सो बेसिकली आपका इनिशिएटिव है अंडर द नेशनल मिशन फॉर सेफ्टी ऑफ वुमेन और ये मेंटेन किया जाता है आपका नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो द्वारा, जो कि आपका यूनियन होम मिनिस्ट्री के अंडर है। ठीक है जी। सो बेसिकली इसमें आपके उन सभी लोगों के नाम होते हैं, उनके ट्रैवल और इमिग्रेशन डॉक्यूमेंट्स, एम्प्लॉयमेंट इंफॉर्मेशन, उनके जो प्रोफेशनल लाइसेंसेस हैं, किस प्रकार का व्हीकल उनके पास है, उसकी सारी इंफॉर्मेशन, क्रिमिनल हिस्ट्री, फोटोग्राफ्स, डीएनए सैंपल्स। तो मतलब एक होलिस्टिक डेटा रखते हैं जितने भी इस तरीके के आपके सेक्सुअल ऑफेंडर्स होते हैं उनका इस डेटाबेस में। ठीक है जी। सो इस तरीके का जो आपका डेटाबेस है ये बाकी कंट्रीज में मेंटेन किया जाता है, जैसे कि यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका। ठीक है जी। कब तक आपका ये डेटा स्टोर किया जाता है, तो बेसिकली इसे कुछ कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया जाता है कि जो आपके लो डेंजर वाले हैं उनका जो डेटा होगा वो 15 साल तक स्टोर किया जाएगा। फिर जो आपके मॉडरेट डेंजर वाले जो लोग हैं उनका आपका 25 साल तक होगा, और जो हैबिचुअल हैं, बेसिकली जो हैबिचुअल ऑफेंडर्स हैं, उनका जो डेटा है वो आपका लाइफ टाइम के लिए स्टोर रहेगा। तो ये बेसिक डिटेल्स थे आपके इस टॉपिक से रिलेटेड। आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है आपसे कि जो आपकी शांतिलाल शाह कमेटी है ये किस पर्पस के लिए कॉन्स्टिट्यूट की गई थी। पहली ऑप्शन है आपकी केमिकल कैस्ट्रेशन ऑफ सेक्स ऑफेंडर्स, सेकंड है डोमेस्टिक अब्यूज, थर्ड है अबॉर्शन लॉज, या फोर्थ है आपका एजुकेशन इन रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस। तो काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, तो वीडियो पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर आपकी करेक्ट ऑप्शन है अबॉर्शन लॉज। सो 1971 में जो आपका एक्ट आया था, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, तो इसे लागू किया गया था। और बेसिकली इसका जो लागू करने का पर्पस था वो आपकी रिकमेंडेशन के बेसिस पर ही किया गया था, जो शांतिलाल शाह कमेटी रिपोर्ट द्वारा पेश की गई थी 1966 में। तो इसके आधार पर यह कहा गया था कि जो आपका अबॉर्शन और जो रिप्रोडक्टिव राइट्स हैं दे नीड टू बी रेगुलेटेड बाय लॉ। फिर आपका ये एक्ट अमेंड किया गया था 2002 में, दैट डिसेंट्रलाइज द लॉ ऑफ अबॉर्शन, जिसके चलते पीनल सैंक्शंस अलाउ कर दी गई थी फॉर अनअप्रूव्ड फॉर्म्स ऑफ अबॉर्शन। और इसी के चलते आपके एमटीपी रूल्स भी लाए गए थे 2003 में। 2006 में फिर आपका जो नंद किशोर शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस था, उसके आधार पर एमटीपीए को चैलेंज किया गया था ऑन द ग्राउंड्स कि ये वॉयलेट करता है राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी ऑफ आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और इसके आधार पर कोर्ट ने ये कहा था अपनी जजमेंट में कि जो ये रेलेवेंट प्रोविजन है ऑफ एमटीपीए ये आपका अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है एंड इट वाज इन कंसर्ट विद द आर्टिकल 21। हालांकि इसमें कोर्ट ने किसी प्रकार का अपना ओपिनियन नहीं रखा था वेदर द एक्ट इज इन वॉयलेशन विद द राइट टू लाइफ ऑफ फिटस, क्योंकि उनका ये मानना है कि ये काफी डिफिकल्ट है टू पिन पॉइंट व्हेन द लाइफ ऑफ फिटस बिगिंस। ठीक है जी। तो ये बेसिक सी डिटेल्स थी आपकी इस टॉपिक से रिलेटेड। आज ही हमने आपका एमटीपीए के बारे में डिस्कशन किया था जब हमने आपकी अर्जेंटीना में जो लीगलाइजेशन की गई है अबॉर्शन की, और तो जब हमने इंडिया से उसे कंपेयर किया था तो हमने आपका ये टॉपिक डिस्कस किया था। ठीक है जी। आप जरूर उस लेक्चर को देखिए, आज के प्रीक्योर में सारी डिटेल्स अवेलेबल हैं। तो आइए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पूछ रहे हैं टूरिज्म इन इंडिया ये आपकी कौन सी लिस्ट के अंदर आता है। क्या स्टेट लिस्ट के अंदर आता है, कंकरेंट लिस्ट के अंदर आता है, सेंट्रल लिस्ट के अंदर आता है, या इनमें से किसी के भी अंडर नहीं आता। काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक लेवल के जो फैक्ट्स हैं पॉलिटी से रिलेटेड वो चेक किए जा रहे हैं इस क्वेश्चन के माध्यम से। तो वीडियो पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश कीजिए। इसमें आपकी करेक्ट ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो टूरिज्म बेसिकली आपका ना ही सेंट्रल लिस्ट में है, ना ही स्टेट लिस्ट में है, और ना ही कंकरेंट लिस्ट में है। तो रिसेंटली ही जो कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री है सीआईआई, वो चाहते हैं कि टूरिज्म का इंक्लूजन किया जाए इन द कंकरेंट लिस्ट, ताकि उसके चलते स्टेट और सेंटर
इफेक्टिवली उसे रेगुलेट करने के लिए लॉज निकाल सकें, इस सेक्टर को रेगुलेट करने के लिए, और प्रॉपर पॉलिसीज भी फ्रेम की जा सके ताकि इस सेक्टर की और ग्रोथ हो। और काफी इंपॉर्टेंट भी है इंडिया पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इंडिया को अगर एज अ टूरिज्म स्पॉट में देखा जाए तो काफी ये ग्रो भी कर रहा है। ठीक है जी, तो इसमें हमें प्रॉपर रेगुलेशंस और पॉलिसीज की भी जरूरत है। पहले भी आपके अक्टूबर 2019 में जो आप पहले इंडिया फाउंडेशन, उन्होंने अपनी एक स्टडी रिपोर्ट में कहा था, जिसका टाइटल रखा गया था एन इंटीग्रेटेड वैल्यू चेन अप्रोच टू ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, अ केस स्टडी ऑफ शुगर, एल्कोबेव एंड टूरिज्म। तो उन्होंने भी ये रिकमेंडेशन रखी थी सरकार के लिए कि उन्हें टूरिज्म इंडस्ट्री को कंकरेंट लिस्ट में डाल देना चाहिए बाय अमेंडिंग शेड्यूल 7 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो आपके दोनों ही स्टेट टूरिज्म बोर्ड्स हैं और जो सेंट्रल मिनिस्ट्री हैं, दोनों की ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनके अपने अपने डोमेन्स में। और टूरिज्म से रिलेटेड काफी हम कह सकते हैं कि आपके मेजर बजटरी एलोकेशंस भी की जाती हैं दोनों ही सेंट्रल सरकार द्वारा भी, और जितनी भी रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स हैं दोनों ही करती हैं। तो 7 शेड्यूल बेसिकली आपका आर्टिकल 246 के अंडर आता है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि डील करता है विद द डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन यूनियन एंड द स्टेट्स। ठीक है जी, 3 तरीके की लिस्ट है, आपको पता ही है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। इनमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपके इंक्लूडेड हैं, इसके बारे में आपको पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है जी, एग्रीकल्चर आपका कौन सी लिस्ट के अंदर आता है, आप बताइए, कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिए। सो जो आपकी यूनियन लिस्ट होती है उसमें बेसिकली आपके वो सारे सब्जेक्ट्स रहते हैं जिस पर पार्लियामेंट अपने लॉज बनाता है। स्टेट लिस्ट में बेसिकली आपके वो सब्जेक्ट्स होते हैं जिस पर स्टेट लेजिस्लेचर्स लॉ बनाता है। ठीक है जी, कंकरेंट लिस्ट के बारे में तो आपको पता ही है कि बेसिकली दोनों के ही पास पावर होती है कि वो इनसे रिलेटेड लॉज बना सकते हैं, बट अगर किसी प्रकार की कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है फेडरल सुपरमेसी टू पार्लियामेंट ऑन कंकरेंट लिस्ट आइटम्स। ठीक है जी, सो बेसिक डिटेल्स से आपके इस टॉपिक से रिलेटेड। आइए 4th क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पूछ रहे हैं कि जो आपका एक एक्ट है ऑफ अब्सटेनिंग फ्रॉम पार्टिसिपेशन इन एन ऑफिशियल एक्शन, जैसे कि लीगल प्रोसीडिंग ड्यू टू कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द प्रिसाइडिंग कोर्ट ऑफिशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, इसे क्या कहा जाता है? क्या इसे जुडिशियल रिव्यू कहा जाता है, जुडिशियल कंडक्ट कहा जाता है, जुडिशियल डिस्क्वालिफिकेशन कहा जाता है, या फिर जुडिशियल कंटेम्प्ट कहा जाता है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आपको इन चारों ऑप्शंस के बारे में कुछ थोड़ा बहुत पता होगा तो आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो वीडियो पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर आपकी करेक्ट ऑप्शन है जुडिशियल डिस्क्वालिफिकेशन। बेसिकली जो आपका आंध्र प्रदेश का हाई कोर्ट है, उन्होंने रिजेक्ट कर दी है एक प्ली फॉर रिक्यूजल ऑफ अ जज, मतलब किसी जज को अपनी पोजीशन से हटाने के लिए, फ्रॉम हियरिंग पिटिशंस फाइल्ड अगेंस्ट द प्रपोज सेल ऑफ गवर्नमेंट लैंड इन गुंटूर एंड विशाखापट्टनम डिस्ट्रिक्ट्स अंडर मिशन बिल्ट एपी। ठीक है जी, सो बेसिकली हमने बात कर ली कि आपकी जुडिशियल डिस्क्वालिफिकेशन एक तरीके का आपका रिक्यूजल है, और इसे हम एक तरीके से एक्ट ऑफ एब्सटेनिंग भी कह सकते हैं फ्रॉम द पार्टिसिपेशन इन एन ऑफिशियल एक्शन, जैसे कि आपकी लीगल प्रोसीडिंग होगी बिकॉज ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द प्रीसीडिंग कोर्ट ऑफिशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। ठीक है जी, सो क्या क्या ग्राउंड्स रहते हैं रिक्यूजल के लिए बेसिकली इस तरीके की डिस्क्वालिफिकेशन के लिए? कि या तो आपके जज बायस्ड हैं कि किसी एक पार्टी का ही वो फेवर कर रहे हैं, या फिर उनका किसी प्रकार का इंटरेस्ट है उस सब्जेक्ट मैटर में, या फिर उनका किसी के साथ कोई रिलेशनशिप है जिसका उस सब्जेक्ट मैटर में इंटरेस्ट है। ठीक है जी, या फिर उनका बैकग्राउंड एक्सपीरियंस की वजह से भी एक कारण हो सकता है उनके रिक्यूजल के लिए, या उनकी जो पर्सनल नॉलेज अबाउट द पार्टीज ऑफ द फैक्ट्स ऑफ द केस। ठीक है जी, एक्स पार्टी कम्युनिकेशंस विद लॉयर्स और नॉन लॉयर्स, रूलिंग्स, कमेंट्स और कंडक्ट, तो इनमें से आपका कोई भी एक रीजन हो सकता है। हालांकि देयर आर नो डेफिनेट रूल्स ऑन रिक्यूजल बाय जजेस, बट जब भी ये आपकी ओथ लेते हैं अपने ऑफिस के लिए, जितने भी जजेस होते हैं आपके दोनों ही सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के लिए, तो ये प्रॉमिस करते हैं टू परफॉर्म देयर ड्यूटीज टू डिलीवर जस्टिस विदाउट फियर और फेवर, अफेक्शन और इलविल। ठीक है जी, सो बेसिक डिटेल्स थी आपकी इस टॉपिक से रिलेटेड। आइए 5th क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि सेतु समुद्रम से रिलेटेड जो आपका ये प्रोजेक्ट है, इससे रिलेटेड कौन कौन सी स्टेटमेंट्स आपकी इनकरेक्ट हैं। ठीक है जी, सबसे पहली स्टेटमेंट में कह रहे हैं जो आपका सेतु समुद्रम कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, SCL, ये आपकी स्टैट्यूटोरी बॉडी है जिसे सेटअप किया गया है अंडर कंपनीज एक्ट ऑफ 2004, जिसमें कैबिनेट का अप्रूवल मिला है, और ये आपके फंड्स रेज करता है और इंप्लीमेंट करता है सेतु समुद्रम शिप चैनल प्रोजेक्ट। सेकंड स्टेटमेंट में कह रहे हैं ये आपका शॉर्टर शिपिंग रूट है जो कि कनेक्ट करेगा इंडिया और श्रीलंका को, और थर्ड में कह रहे हैं इट वाज बिल्ड एज इंडिया सुएज कैनाल। तो 3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, उससे रिलेटेड 4 कोड्स यहाँ मेंशन है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप थोड़ा सोचिए इस क्वेश्चन के बारे में, आपने जरूर पढ़ा होगा, तो वीडियो पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को करेक्टली मार्क कीजिए। तो यहाँ पर आपकी पहली और दूसरी स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट हैं। पहली स्टेटमेंट में क्या इनकरेक्ट है कि आपकी स्टैट्यूटोरी बॉडी नहीं, ये आपका स्पेशल पर्पस व्हीकल है। ठीक है जी, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। और सेकंड स्टेटमेंट में क्या बात की गई है कि ये जो आपका शॉर्टर शिपिंग रूट है,
जो कि कनेक्ट करेगा इंडिया और श्रीलंका को। बेसिकली आपका इंडिया और श्रीलंका को कनेक्ट नहीं करेगा, बट ये आपका शॉर्टर शिपिंग रूट है बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। ठीक है जी। सो आपका सेतु समुद्रम कॉर्पोरेशन लिमिटेड SCL इट इज सेट टू वाउंड अप, जिसके चलते जो आपका एक एम्बिशियस मैरीटाइम प्रोजेक्ट था उसे खत्म किया जा रहा है, दैट टर्न्ड कंट्रोवर्शियल ओवर रिलीजियस सेंटिमेंट्स। तो इसमें जो आपका सेतु समुद्रम कॉर्पोरेशन है उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया है जिसके चलते वो एडिशनल ग्रांट चाहते हैं ऑफ 115 करोड़ फ्रॉम द गवर्नमेंट, ताकि वो ड्यू सेटल कर सकें ऑफ द ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया फॉर द वर्क्स जो कि उन्होंने कैरी आउट किए हैं एट द प्रोजेक्ट साइट, अलॉन्ग विद द प्रपोजल टू द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज, ताकि SCL को वाइंड अप किया जाए। ठीक है जी। तो SCL बेसिकली आपका एक स्पेशल पर्पस व्हीकल था जो कि कंपनीज एक्ट 2004 के आधार पर एस्टैब्लिश किया गया था, जिसमें आपका कैबिनेट का अप्रूवल मिला था और उन्हें फंड्स रेज करने थे और जो आपका सेतु समुद्रम शिप चैनल प्रोजेक्ट था उसे इम्प्लीमेंट करना था। ठीक है जी। तो ये जो आपका स्पेशल पर्पस व्हीकल था इसे बनाया गया था विद द इक्विटी पार्टिसिपेशन फ्रॉम स्टेट रन फर्म्स जैसे कि आपकी शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया होगी, DCI, वाइजैक पोर्ट ट्रस्ट, कामारजार पोर्ट, चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट। तो ये सभी इन लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया था और इसमें जो आपकी SCI और DCI थी उन्होंने 50 और 30 करोड़ रिस्पेक्टिवली इन्वेस्ट किए थे एज इक्विटी इन दिस प्रोजेक्ट। इसे बिल्ड किया गया था एज इंडिया सुएज कनाल। इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट रखी गई थी आपकी अप्रोक्सीमेटली 2500 करोड़ की, और ये आपका रिड्यूस करता है द वॉयज टाइम बिटवीन इंडियाज वेस्टर्न एंड ईस्टर्न कोस्ट बाय एज मच एज 36 आवर्स, और जो आपका डिस्टेंस था वो भी कम कर रहा था बाय 425 नॉटिकल माइल्स। एक नॉटिकल माइल आपको पता ही 1.82 किलोमीटर के बराबर होता है। और ये सब चीजें किस तरीके से कर रहा था, बाय क्रिएटिंग अ चैनल बिटवीन इंडियन मेनलैंड एंड श्रीलंका। सो इस प्रोजेक्ट की हेल्प से जितनी शिपिंग कंपनीज थी वो काफी फ्यूल बचा सकती थी, और जो इंडिया के एक्सपोर्टर्स और इंपोर्टर्स थे वो भी अपना मैरीटाइम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट यहाँ पर रिड्यूस कर सकते थे। सो बेसिकली जितनी भी आपकी शिप्स जो सेल करती हैं बिटवीन द टू कोस्ट ऑफ इंडिया या फिर जो आपकी इंटरनेशनल शिपिंग राउट्स हैं, ऑल ऑफ देम हैव टू सर्कमनेविगेट श्रीलंका बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अ रीफ, जिसे हम एडम्स ब्रिज भी कहते हैं, जिसे हम राम सेतु भी कहते हैं। सो ये जो आपका सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट था इसके आधार पर एक कंटिन्यूअस नेविगेशनल चैनल क्रिएट करने की बात की गई थी अराउंड द इंडियन कोस्ट टू ओवरकम द हर्डल। जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, ये आपका इंडिया का कोस्ट है और ये आपका श्रीलंका का कोस्ट है। ठीक है जी। और ये है आपका एडम ब्रिज जिसके बारे में बात की जा रही है यहाँ पर, और ये एक प्रपोज्ड रूट था जिसके चलते जो डिस्टेंस था बिटवीन ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया उसे रिड्यूस करने की बात की जा रही थी। ठीक है जी। सो बेसिक सी डिटेल्स थी आपकी इस टॉपिक से रिलेटेड। तो यहाँ पर आपके 5 क्वेश्चन यहीं खत्म होते हैं। आई होप आप में से सभी ने ही इसमें 5 आउट ऑफ 5 स्कोर किया हो, बट स्टिल जो भी आपका स्कोर रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिए, और इसी तरीके से रेगुलरली करंट अफेयर फॉलो करते रहिए आप प्रीक्योर के माध्यम से, और रेगुलरली जो हम डेली 5 क्वेश्चंस डालते हैं आपकी प्रीवियस उन्हें भी अटेम्प्ट करते रहिए प्रीमिक्स के माध्यम से। और जितनी आप इस तरीके की प्रैक्टिस करते रहेंगे और उतना ही आपका प्रिपरेशन का लेवल बढ़ता जाएगा। ठीक है जी। सो आज के लिए इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट।